10th में वो बोनस हो जाएगा। हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जो हम पढ़ेंगे वो भी साथ चलेगा ऐसे ही, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा समझाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए कि भी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं अपनी तरफ से पहले डिस्कस करके चलूँगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने सभी को म्यूट कर दिया है, सभी को म्यूट कर दिया है, अपनी नोट कर लेना कि सर यहाँ पर ये बात बता रहे थे, मेरे को यहाँ ये डाउट लगा, वो डाउट अपना नोट किया और क्लास के बाद कि सर इस क्वेश्चन के अंदर आप ये बात यहाँ डिस्कस कर रहे थे, यहाँ मेरे को प्रॉब्लम थी, ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो आप मेरे से पूछोगे, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कोई पॉइंट ना बचे जो आपकी समझ में ना आए। एक्सरसाइज 9.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से रिलेटेड है, 11th क्लास में कंप्लीट हो चुकी है, 10th क्लास में सारे वीडियोस मैंने भेज दिए और साथ में एक्सरसाइज भेज दी। अब उस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल हैं, टिपिकल एग्जाम्पल आप ले सकते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं हुए, वो क्वेश्चंस वो एग्जाम्पल्स मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो उसके बाद हम अर्थमेटिक जो मीन है वो डिस्कस करेंगे। तो 10th वाले बच्चों के लिए होमवर्क है, इस क्लास में जो कुछ हुआ वो ठीक है, वो तो क्वेश्चन समझें, उनको निकालें। उसके बाद जो एक्सरसाइज आपके पास भेजी है मैंने 9.2 के नाम से, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्ड हैं वीडियोज़ में, जो पहले वीडियो आए आपके पास, तो वहाँ से क्वेश्चंस निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो में देखेंगे और उसके बाद वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कलेक्टिवली दोनों सेक्शंस के बाद मैं असाइनमेंट भेजूंगा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और देखते हैं दोनों क्लासेस का कंबाइंड टेस्ट होगा 10th और 11th का, एक ऑब्जेक्टिव 10 तारीख से पहले केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कौन से बच्चे बढ़िया परफॉर्म करते हैं। 10th और 11th दोनों का कंबाइंड टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। बेसिक्स एक बार 10th वाले बच्चे जरूर पढ़ें, शुरुआत वाले जो वीडियोज हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, वीडियो 1 वीडियो 2 दोनों वीडियो देखें, उसमें बेसिक्स हैं। उसके बाद आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो मैं इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बच्चों ने मेरे पास डाउट के रूप में भेजे हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन द 2 एपीज, 2 एपी दी हुई है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स in the 2 sequences, सीक्वेंस हमारे पास है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन 367, और दूसरी सीक्वेंस हमारे पास गिवन है 2, 9, 16, 23 एंड सो ऑन, लास्ट इसमें टर्म है 709। दो सीक्वेंस आपको दे रखी हैं, 2 सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस जो बेसिक्स के वीडियो हैं वहां आपको डिफरेंस 10th वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का डिफरेंस उन दोनों वीडियोस में क्लियर दिया हुआ है, आप उनको देखोगे सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कंप्लीट बोर्ड, बेटा मेरे पास तो अब दिखाई दे रहा है सारा, यस और नो, देखें, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन द 2 सीक्वेंसेस, 2 सीक्वेंस दी हुई हैं, उसमें आइडेंटिकल जो टर्म्स उनकी संख्या बतानी है, कितनी टर्म आइडेंटिकल है, मतलब वो इस सीक्वेंस की भी टर्म है और इस सीक्वेंस की भी टर्म है। इसके लिए सबसे पहले मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहा हूं, इस सीक्वेंस में टर्म कितनी है और इस सीक्वेंस में टर्म कितनी है। 2 मेथड हमारे पास होंगे, एक तो आप देखोगे यहां से फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, पहली कॉमन टर्म दूसरी कॉमन टर्म, ठीक है। इस तरीके से
एक रूटीन में मेथड है, चलो हो सकता है यहाँ तो कॉमन टर्म आसानी से आप डिसाइड कर पाओ। रूटीन में जो मेथड है वो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोई भी आपको दो एपीज दी हुई हैं, अगर उसकी कॉमन टर्म्स की संख्या आपको निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इन दिस एपी कितने टर्म है और इस एपी में कितने टर्म है। यहां जो ये वाली एपी है ना, लेट द फर्स्ट एपी हैव n टर्म्स एंड सेकंड हैव m टर्म्स। फर्स्ट जो एपी है उसमें टर्म्स की संख्या n और सेकंड जो एपी उसमें टर्म्स की संख्या n। यहां से फर्स्ट टर्म आपके पास है 3, कॉमन डिफरेंस है 4, यहां फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 7। 367 इसकी लास्ट टर्म है, मैंने टर्म्स की संख्या ली है n, इसका मतलब 367 जो है वो nth टर्म है। 367 इक्वल टू a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4, 3 इधर आके माइनस हो गया। 364 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 से डिवाइड कर लिया। n माइनस 1 4 से डिवाइड करूंगा, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और n हमारे पास आ गया 92। फर्स्ट जो सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस, इसमें टर्म्स की संख्या 92 है। इसी प्रकार सेकंड जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन कहा जाएगा जिस सीक्वेंस की nth टर्म को हम n के रूप में एक्सप्रेस कर सकें। इसी प्रकार ये केस है, इसमें टर्म्स की संख्या कितनी है, सेकंड हैव m टर्म्स। mth टर्म 709, am 709, mth टर्म फॉर्मूला 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पर 7 है, इक्वल टू 709। 2 परली तरफ जाके माइनस हो जाएगा, m n नहीं है, mth टर्म है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। m माइनस 1 इंटू 7 की वैल्यू आ गई 707, 7 से डिवाइड करूंगा तो m माइनस 1 आ गया 101, m 102। फर्स्ट जो सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस, उसमें टर्म्स की संख्या है 92। सेकंड जो सीक्वेंस है उसमें हमारे पास टर्म्स की संख्या कितनी दी हुई है, 102, 102 टर्म है। ठीक है, अब तक तो मैंने केवल ये निकाला है कि इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है और इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है। अब ये कह रहा है कॉमन टर्म्स बताओ, कॉमन टर्म्स। मैंने अज्यूम कर लिया इस सीक्वेंस की pth टर्म और इस सीक्वेंस की qth टर्म आपस में इक्वल है। इसकी pth टर्म इसकी qth टर्म के इक्वल है, तो ऐसा p और q हमारे पास क्या क्या हो सकता है वो p और q में निकालूंगा। p और q ऐसी कॉमन वैल्यूज कितनी एक्वायर करेंगे, वहां से मुझे पता चलेगा कि कॉमन टर्म्स कितनी है। लेट pth टर्म of first sequence equal to qth term of second sequence। 10th वाले बच्चों के पास जो रेजोनेंस वाला असाइनमेंट उसमें क्वेश्चन है इस टाइप के। तो फर्स्ट सीक्वेंस की pth टर्म और सेकंड सीक्वेंस की qth टर्म आपस में इक्वल है। फर्स्ट की मैं pth टर्म निकाल रहा हूं, क्या होगी फर्स्ट की pth टर्म, a 3 प्लस p माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। सेकेंड सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 2 प्लस q माइनस 1 इंटू में 7, क्योंकि यहां कॉमन डिफरेंस कितना है 7। सोल्व करेंगे इसको, 3 प्लस 4p माइनस 4, 2 प्लस 7q माइनस 7। कॉन्स्टेंट्स एक तरफ ले आओ, किसी एक तरफ। जैसे यहां पर आपके पास है माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, इधर माइनस का 1 बचा। 4p माइनस 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 2 माइनस 7 माइनस 5 बचा, 7q माइनस 5।
-5 को इधर ले आओ, क्या आएगा? बेटा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 2 सीक्वेंसेज हैं, इस सीक्वेंसेज में हमसे ये पूछ रहा है कि भी दोनों में कॉमन टर्म होंगी या नहीं होंगी। कॉमन टर्म्स की संख्या बतानी है, यानी कि वो टर्म्स निकालनी है वो इस सीक्वेंस की भी कोई ना कोई टर्म हो, मुझे नहीं पता कौन सी, वो टर्म इस सीक्वेंस में भी आनी चाहिए और वो टर्म इस सीक्वेंस में भी आनी चाहिए। तो ऐसी टर्म्स कितनी है जो इस सीक्वेंस की भी कोई ना कोई टर्म है और इस सीक्वेंस की भी कोई ना कोई टर्म है, वो कॉमन टर्म हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता कॉमन कितनी है, मैंने इसके अंदर आर्बिट्रेरी ले लिया कि भी इस सीक्वेंस की pth टर्म कॉमन का मतलब वो यहां भी है और यहां भी है, दोनों में आ रही है। क्या किया मैंने, इसकी pth टर्म मैंने अज्यूम कर लिया इसकी qth टर्म के इक्वल है, इसकी pth टर्म जो है वो इसकी qth टर्म के इक्वल है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने पहली जो सीक्वेंस थी उसकी pth टर्म निकाली है। फर्स्ट टर्म a है 3 प्लस p माइनस 1 इंटू d4 है। सेकेंड सीक्वेंस है, इसकी qth टर्म निकाल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू d7 है, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा p और q हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्या होगा हमारे पास 3 एजडीज है, 4 से मल्टीप्लाई किया 4p माइनस 4, 2 एजडीज 7q माइनस 7 प्लस का 2 माइनस का 7 माइनस 5 बचा, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 बचा, माइनस 5 को लेफ्ट में ले आया मैं, माइनस 5 को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो इधर प्लस का 4 बचेगा, 4p प्लस 4 जो है वो 7q के इक्वल आ गया। 4p प्लस 4 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 7q। हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं p और q में, p और q में ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। आप यहीं से इसको कह सकते हो कि किसी ना किसी के इक्वल हैं। ये किसके इक्वल हैं, सपोज आर्बिट्रेरी ले लिया मैंने k, कुछ भी नाम दे देंगे, या फिर आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, इधर से 4 कॉमन निकाला, 4 टाइम्स ऑफ p प्लस 1 इक्वल टू 7q। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, प्रियांशु बेटा आपके पास प्रॉब्लम है, नेट में प्रॉब्लम है। अगर एक आध बच्चे के पास वीडियो ब्लर हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके पास जो फोन सिम कार्ड का जो नेट होता है वो उसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट करती है, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है बेटा, ये 9.2 एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल हैं, 9.2 एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल जो थोड़े से टिपिकल हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं आए वो एग्जाम्पल्स हैं। मैंने यहां से 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ 7 एजडीज, इस 7 को नीचे ले आओ, दोनों आपस में इक्वल हैं, p प्लस 1 अपॉन 7 और q अपॉन 4 आपस में इक्वल होंगे। या फिर मैं ये कहूँ p प्लस 1 और q का जो रेशियो है वो 7:4 होगा, क्योंकि मुझे p और q निकालना है। हाउ मैनी वैल्यूज दिस p कैन हैव, हाउ मैनी वैल्यूज दिस q कैन हैव। p प्लस 1 इसके साथ 7 नीचे आ गया, ये 4 परली तरफ चला गया, q बाई 4 आपस में इक्वल है, किसी ना किसी के इक्वल है, मैंने k ले लिया सपोज। इसका मतलब यहां से p प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास 7k आ गई और q जो है वो 4k हो गया। p की वैल्यू कितनी आई, 7k माइनस 1 और q कितना है, 4k। अगर आप यहां पर यहां कोई जरूरी नहीं था, आप इसको इस फॉर्म में चेंज करते, 4 कॉमन निकाला, अंदर p प्लस 1 इक्वल टू 7q। फिर यहां से मुझे ये पता चल गया कि p प्लस 1 ये q नीचे आएगा, इक्वल टू हो जाएगा 7/4। p प्लस 1 और q जो है उसका रेशियो 7:4 होगा। कोई जरूरी नहीं था, आप यहीं पर इसको k पुट कर देते और k की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, यहां से 4p प्लस 4 भी k, 7q भी k,
P और Q दोनों की वैल्यू में K के रूप में निकालता। ठीक है, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन P? व्हाट इज P? इस सीक्वेंस की pth टर्म है, तो P की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स है उनकी संख्या कितनी दी हुई है? 92। इस सीक्वेंस में पहली जो सीक्वेंस है उसमें टर्म्स की संख्या आपको 92 दी हुई है, 92। इसका मतलब जो P हमारे पास है वो लेस देन और इक्वल टू 92 होगा। इस सीक्वेंस में टर्म्स की संख्या है 102 और Q जो है वो इस सीक्वेंस की किसी ना किसी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 102 से लेस से इक्वल, Q लेस देन और इक्वल टू 102, P लेस देन और इक्वल टू 92, Q लेस देन इक्वल टू 102। लेकिन मेरे पास P और Q दोनों की वैल्यू K के रूप में आई हुई है। P और Q दोनों की वैल्यू K के रूप में आई हुई है। ठीक है, अरे कहां प्रॉब्लम हो गई? लास्ट में कहां? इसमें सीधा सा केस था, यहां पर pth टर्म है फर्स्ट सीक्वेंस की और qth टर्म है सेकंड की। pth और qth टर्म मैंने इक्वल लिए हैं, इसकी pth टर्म इसकी qth टर्म के इक्वल है, निकाल लिया। pth टर्म निकाली एक सीक्वेंस की, दूसरी की qth टर्म निकाली। p और q अलग अलग साइड में है, कांस्टेंट्स को एक तरफ ले आए, किसी भी एक तरफ ले आओ। यहां से 4p + 4 होते बेनिफिट क्या हुआ? दोनों में से 4 कॉमन आ गया। मैंने बताया यहां पर आप k ले सकते हो, यहां पर k नहीं लिया तो ये 7 q का मल्टीपल इसको नीचे ले आऊंगा और दोनों में से 4 कॉमन निकाल के यहां आ गया मैं। p + 1 और 7 का रेशियो वही है जो q और 4 का है। p और q कौन सी वैल्यूज एक्वायर करेंगे? p + 1 का रेशियो 7 के साथ। ठीक है, p + 1 का जो रेशियो है वो किसके साथ? 7 के साथ, और q का रेशियो 4 के साथ। ये दोनों रेशियो आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। या फिर मैं ये कहूं p + 1 रेशियो 7 प्रपोर्शन q रेशियो 4 इक्वल है। ये दोनों रेशियोज इक्वल है तो किसी ना किसी के इक्वल होंगे, ज्यूम कर लिया मैंने। p + 1 की वैल्यू से यहां से 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 7 के, इसको जब इसके इक्वल पुट किया तो p + 1 7 के आया, q/4 को इसके इक्वल पुट किया तो q 4 के आ गया। p और q की वैल्यू यहां पर k के रूप में आ गई, क्योंकि आएगा k बताएगा कि p और q की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। p और q दोनों की वैल्यू एक कॉमन कांस्टेंट के रूप में आ गई। p और q अपर लिमिट है, p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? p इस सीक्वेंस की किसी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सीक्वेंस में कितने टर्म है? 92। इसका मतलब p की वैल्यू 92 से ज्यादा नहीं हो सकती। p की जो वैल्यू है वो 92 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो p हमारे पास क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 92। q की वैल्यू इस सीक्वेंस में टर्म्स की संख्या कितनी है? 102। ठीक है, इस सीक्वेंस में जो टर्म्स की संख्या हमारे पास कितनी दी हुई है? 102। यानी कि q जो है वो क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 102। p लेस देन इक्वल टू 92, q लेस देन इक्वल टू 102। p और q की वैल्यू 7k - 1 लेस देन और इक्वल टू 92। 7k - 1 हमारे पास क्या आया? लेस देन और इक्वल टू 92। यहां से q की वैल्यू कितनी? 4k। 4k क्या है? लेस देन और इक्वल टू, सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से q हमारे पास 102 आ गया। यहां से k की वैल्यू आ रही है लेस देन और इक्वल टू 4 से डिवाइड कर रहा हूं 102/4, और यहां से k की वैल्यू आ रही है 7k लेस देन और इक्वल टू 93। k लेस देन इक्वल टू 93/7। यहां से k क्या आया? 51/2 लेस देन और इक्वल टू 51/2। k क्या है? लेस और इक्वल है किससे? 51/2 से। k क्या है? लेस और इक्वल है किससे? हमारे पास k जो है वो लेस और इक्वल दिया हुआ है किससे? 93/7। यहां से आप k निकालोगे लेस देन और इक्वल टू 25 बिसाइड्स 1/2, और यहां से k निकालोगे लेस देन और इक्वल टू 7 से डिवाइड करूंगा 13 बिसाइड्स 2/7।
मेरे पास k के ऊपर दो रिस्ट्रिक्शन आ गए, k इससे भी छोटा हो, k इससे भी छोटा हो और k इससे भी छोटा हो, दोनों से छोटा, वो हमारे पास k जो है वो कितनी वैल्यूज एक्वायर करेगा, k लेस देन इक्वल टू 13 बिसाइड्स 2/7 और k लेस देन इक्वल टू 25 बिसाइड्स 1/2। तो इसका मतलब हमारे पास k जो है वो कितनी वैल्यूज एक्वायर कर सकता है जो 13 बिसाइड्स 2/7 से छोटी हो, और 13 बिसाइड्स 2/7 से छोटी जो है वो हमारे पास k की वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लास्ट में 13 तक। k की आप ये वाली वैल्यूज पुट करना, k की ये वाली वैल्यूज, आपके पास कोरस्पॉन्डिंग p आएगा, कोरस्पॉन्डिंग q आएगा। कोरस्पॉन्डिंग p k इक्वल टू 1 पुट किया तो यहां से हमारे पास आएगा p इक्वल टू कितना 7 - 1 6, k इक्वल टू 1 पुट किया तो यहां से q कितना आएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ, पहली सीक्वेंस की छठी टर्म और दूसरी सीक्वेंस की चौथी टर्म पहली कॉमन टर्म होगी। k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7 × 2 14 - 1, पहली सीक्वेंस की 13th टर्म और दूसरी सीक्वेंस की 8वीं टर्म दूसरी कॉमन टर्म होगी एंड सो ऑन। इस तरीके से जो कॉमन टर्म्स आपको मिलेंगी उनकी संख्या हमें कितनी मिलेगी, इट विल बी 30। तो ये आपके पास एक रूटीन मेथड है। इसकी बजाय आप टर्म्स निकालना चाहो यहां से, एक और मेथड है। इसकी बजाय आगे बढ़ो, इसमें कुछ एक टर्म्स और लिखो, कॉमन टर्म्स आने लग जाएंगी। कम से कम आपको दो कॉमन टर्म्स की जरूरत है, दो कॉमन टर्म्स मिलेंगी तो जो कॉमन टर्म्स बनाएंगी वो भी एपी बनाएंगी। उस एपी में कितनी टर्म होंगी वो हमारे पास कॉमन टर्म्स आ जाएंगी। 3 7 11 15 367, 3 7 11 15 19 23 27 31 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से इसके अंदर जो टर्म्स हमारे पास आ रही है वो क्या है, दूसरी सीक्वेंस के अंदर 2 9 16 23। मैंने क्या बताया था, यहां से k को 1 पुट करने से p की वैल्यू आ रही है 6 और q की वैल्यू आ रही है 4। पहली सीक्वेंस की छठी टर्म और दूसरी सीक्वेंस की चौथी टर्म पहली कॉमन टर्म है। पहली सीक्वेंस की छठी टर्म 23 है, दूसरी सीक्वेंस की चौथी टर्म 23 है। इसका मतलब 23 जो है वो हमारे पास इन दोनों सीक्वेंसेस की पहली कॉमन टर्म आ गई। 23 जो है वो इन दोनों सीक्वेंसेस की पहली कॉमन टर्म। अगली कॉमन टर्म कौन सी होगी, पहले वाली सीक्वेंस की 13 टर्म और दूसरी वाली सीक्वेंस की 8th टर्म। नेक्स्ट कॉमन पहले वाली सीक्वेंस की 7 या 21 घटा 1 20वीं टर्म और दूसरी सीक्वेंस की 12वीं टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसमें आपको यहाँ पर आगे जो टर्म्स लिखने पड़ेंगे ना, वो 13th टर्म लिखोगे पहले, 13 टर्म, और यहाँ इसकी 8 टर्म लिखोगे। तो इसकी 13th और इसकी जो 8वीं टर्म है वो आपको दूसरी कॉमन टर्म मिल जाएगी, वो हमारे पास क्या होगी, दूसरी कॉमन टर्म। तो ये केस आपके पास इसमें कोई भी दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपको दी हुई हैं, अगर उनकी कॉमन टर्म्स निकालनी है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दी हुई हैं, अगर उनकी कॉमन टर्म निकालनी है, कॉमन टर्म, पहले में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, दूसरे में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, कहां जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां से जो p की वैल्यू मेरे पास k के रूप में आई, p इस सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सीक्वेंस की टर्म को। तो इस सीक्वेंस की जो टर्म है लार्जेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट का मतलब है कि हमारे पास pth टर्म, p की वैल्यू मैक्सिमम 92 हो सकती है। p मैक्सिमम कितनी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, 92, क्योंकि इस सीक्वेंस में टर्म 92 है। q मैक्सिमम कितनी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, 102, क्योंकि दूसरी जो सीक्वेंस उसमें टर्म्स की संख्या कितनी दी हुई है, 102। बेटा वीडियो ब्लर हो रहा है, वो एक आध बच्चे की प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से 4 महीने हो गए, अब 4 महीने हो गए हमें पढ़ते हुए, अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक आध बच्चे के साथ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, मैक्सिमम के साथ प्रॉब्लम है तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है,
एक आध मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो बच्चों के साथ अगर प्रॉब्लम है, 2 4 5 के साथ प्रॉब्लम है तो बेटा इंडिविजुअल है। मेरी तरफ से अगर प्रॉब्लम होगी तो हर बच्चे को मिलेगी, हर बच्चे के पास प्रॉब्लम जाएगी अगर मेरी तरफ से पूछे तो अपना जो नेटवर्क है उसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करें। बार बार आपको बताया जा रहा है अपना वाईफाई कनेक्शन लगवा लें। इस मोबाइल के फोन से जो आपके पास सिम है उसके डाटा से काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दिन में पीक आवर्स में आपके पास जो है, जो 12 से 2-3 बजे के बीच में स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो हो जाती है। कभी एज पे चला गया, कभी 4G आ रहा है, कभी 2G आ रहा है, तो प्रॉब्लम तो उसमें आएगी। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन कोई बच्चा ये पूछ रहा है कहाँ से क्वेश्चन हो रहे हैं, 11th की बुक है उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, 11th की बुक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स। लिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज होज सम इज नेगेटिव। सीरीज आपको दी हुई है 90 प्लस 18 बिसाइड्स 1/5 प्लस 17 बिसाइड्स 2/5 प्लस एंड सो ऑन। लिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। लिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स of this series whose sum is negative। ये जो सीरीज है, सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क है? पिछली बार जो टर्म्स थी बेटा 2 क्लास तो जरूर चलेंगी, ठीक है ना, 40 मिनट्स के 2 सेशन है। अगर जरूरी हुआ आप लोग फ्री हुए तो 1 क्लास और पॉसिबल हो सकती है, तीसरा सेशन 40 मिनट्स का, ठीक है। अगर आप लोग दोनों क्लासेस फ्री हैं तो उस केस में 40 मिनट्स का एक सेशन और हो सकता है। मतलब औपचारिकता नहीं है मेरा 20-25 मिनट एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट को समझाने में लग गए, इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया तो निकलना चाहिए सेम कॉन्सेप्ट जिससे पहले पढ़ा था। मैं बता रहा हूं आपको सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस। इससे पिछले क्वेश्चन में था सीक्वेंस नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द 2 सीक्वेंसेज, कॉमा था बीच में टर्म्स के बीच में। जब सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस साइन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं सभी टर्म्स को तो हमारे पास एक सीरीज आ जाती है, सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज। जीपी को कहेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। ये कह रहे हैं लिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज के कितने टर्म हम लेके चलें, कम से कम कितनी, कम से कम, ताकि जो सम है वो नेगेटिव हो जाए। टर्म्स इन द गिवन सीरीज आर इन एपी। टर्म्स इन द गिवन सीरीज आर इन एपी विद ए फर्स्ट टर्म 90 एंड कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट टर्म हमारे पास वो 19 है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 90, 91 बाई 5 माइनस 90, सेकंड माइनस फर्स्ट, 5 एलसीएम आ गया, 91 माइनस 95 माइनस 4/5 हमारे पास डी आ गया। इसी प्रकार थर्ड में से सेकंड को घटाओगे तो भी कॉमन डिफरेंस माइनस 4/5 ही आएगा। अब ये कह रहा है कि n जो है वो लिस्ट कितना हो सकता है, लिस्ट वैल्यू ऑफ n। लिस्ट वर्ड यहाँ क्यों आया, क्वेश्चन निकलने के बाद आपको बताया जाएगा। सम जो है वो नेगेटिव आ रहा है, होल सम इज नेगेटिव। n बी द लिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स इन above series whose sum is negative। टर्म्स एपी में, एपी में जो टर्म्स हैं उनका सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 19
n माइनस 1 इंटू डी माइनस 4/5 लेस देन 0। ये जो प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा है। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। सिंप्लीफाई करूंगा, यहां से n की वैल्यू हमारे पास आएगी n/2 एज इट इज 38 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस में आ जाएगा माइनस का 4n प्लस 4/5 लेस देन 0। इसको हम दो फैक्टर्स में रिड्यूस करेंगे, दो फैक्टर्स में रिड्यूस करेंगे। इस वाले 2 से अगर पीछा छुड़ाना चाहें तो पीछा छुड़ा सकते हैं। पहले यहां से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, ऊपर से माइनस 4/5 की बजाय माइनस 2/5 बच जाएगा। ये 2 कॉमन चला गया और ये नीचे वाला 2 कैंसिल, नीचे वाला 2 कैंसिल। ठीक है, मैंने अंदर से पहले 2 कॉमन निकाला है। एलसीएम ले लो सारे का अंदर, और n बच गया, अंदर एलसीएम आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ माइनस 2/5 n माइनस 1 के साथ 95 माइनस 2 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 2n प्लस का 2 लेस देन 0। n इंटू में 95 प्लस 2 97 माइनस का 2n अपॉन 5 लेस देन 0। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n इंटू 97 माइनस 2n 0 से छोटा होना चाहिए। दोनों क्लासेस में इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है दोनों क्लासेस में। वेरिएबल n है, n की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। दोनों फैक्टर्स में n का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव है, मैंने -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लिया। n ये 2n माइनस 97 ग्रेटर देन 0 आ गया। नेगेटिव से बेटा निकालेंगे इसके अंदर, अभी n की वैल्यू आएगी हमारे पास n इंटू 2n माइनस 97 ग्रेटर देन 0। ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 में कैसे चेंज हुआ, -1 से इधर मल्टीप्लाई किया और -1 से राइट साइड में। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, इस फैक्टर को 0 पुट करके n की वैल्यू 0 आई, इस फैक्टर को 0 पुट करके n की वैल्यू आई 97/2। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कहां होगा, या तो n यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। 10th NTSC के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। यानी कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कहां आएगा, n या तो होना चाहिए 0 से छोटा या n बड़ा होना चाहिए 97/2 से। n 0 से छोटा क्योंकि n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, 2 4 5 7 10 20। n नेगेटिव नहीं हो सकता, n एक नेचुरल नंबर होगा और 97/2 से बड़ा होगा। 97/2 हो गया 48.5, उससे बड़ा n की वैल्यू 49 आएगी। आप कहोगे लिस्ट का मीनिंग, लिस्ट वर्ड यहां क्यों दिया हुआ था, मतलब n की वैल्यू आपको 97/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेना, 97/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू n की लेंगे तो आपको हमेशा n टर्म्स का जो सम है वो नेगेटिव मिलेगा। तो लिस्ट n मेरे पास 49, उसके बाद 50 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन लिस्ट कुछ है, लिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, ताकि ये जो सीरीज दी हुई है इसमें जो टर्म्स हैं उनका सम आपको कितना मिले, नेगेटिव। तो 97/2 से बड़ा भी हो और नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर क्यों है, क्योंकि n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म आंसर नेचुरल नंबर में होगा। इसका मतलब जो n हमारे पास है वो कितना होगा, 49। तो ये क्वेश्चन आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इन एन एपी, इफ इन एन एपी ऑफ n टर्म्स sum of first 2 terms is b and sum of last 2 terms is c, find the sum of its first n terms।
इन एन एपी, एपी के अंदर हमारे पास जो टर्म्स की संख्या है वो टर्म्स की संख्या कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास कितना गिवन है, एन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहली जो दो टर्म है ना उनका सम है बी और लास्ट की जो दो टर्म उनका सम है सी। इन एन एपी ऑफ, बेटा क्लास अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो रही है, दोबारा रिज्वाइन होंगे, दोबारा कनेक्ट होंगे सारे के सारे बच्चे। पहली जो दो टर्म है उनका सम दिया हुआ आपको बी और लास्ट की जो दो टर्म उनका सम है सी। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल टू बी